हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं में रसायन में महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु या चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रोटीन, उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बन सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोटीन। तो सबसे पहले प्रोटीन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला या जैव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है क्या है? एक जैव अणु है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है? अल्फा एमिनो अम्लों का। किसका? अल्फा एमिनो अम्लों का क्या होता है? बहुलक होता है। किसका होता है? अल्फा एमिनो अम्लों का होता है। अब एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? तो एमिनो अम्ल का सूत्र याद रखना है। एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एमिनो अम्ल का सूत्र होता है NH2 CH सिंगल बॉन्ड R, क्या रहेगा? COOH होता है। ये क्या है? एमिनो अम्ल का सूत्र है, यह अल्फा एमिनो अम्ल का सूत्र है। जब अल्फा एमिनो अम्ल के कई सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं तब जाकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्लियर है यार? कई सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं और जब किसके द्वारा जुड़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है ये कौन सा है? ये अल्फा एमिनो अम्ल है। इस एमिनो अम्ल में क्या खास है? इस याद रखना है, एमिनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। कौन कौन से? दो समूह होते हैं। एक होता है NH2, एक होता है COOH। NH2 क्या बोलते हैं? एमीन बोला जाता है, और COOH को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक बोला जाता है। क्लियर है? इन दोनों समूह की या दोनों क्रियात्मक समूह के आधार पर, या दोनों समूह NH2 और COOH या एमीन या कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर अल्फा एमिनो अम्ल तीन प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन एमिनो अम्ल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अम्लीय। कौन सा होता है? अम्लीय होता है। और तीसरा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्या याद रखना है? यदि एमिनो अम्ल में NH2 समूह और COOH दोनों की संख्या अगर बराबर होती है, दोनों अणुओं की संख्या, दोनों समूह की संख्या अगर बराबर होती है, तो इस प्रकार के एमिनो अम्लों क्या बोलते हैं? उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर है? यदि NH2 CH सिंगल बॉन्ड R और COOH में या एमिनो अम्ल में अगर COOH समूह की संख्या अगर ज्यादा होती है, किसकी? COOH समूह की संख्या अगर ज्यादा होती है किसकी तुलना में? NH2 की तुलना में, तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लीय एमिनो अम्ल कहा जाता है। या उन अमीनो अम्लों की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। क्लियर है? तीसरा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति किसे कहेंगे? यदि NH2 समूह की संख्या किससे अधिक हो? COOH से अधिक हो। किससे अधिक हो? NH2 की संख्या किससे अधिक हो? COOH से अधिक हो। तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल कौन से प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। याद रहेगा? तो ऐसे तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं अल्फा एमिनो अम्ल से। अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? उदासीन, अम्लीय और क्या होते हैं? क्षारीय। दोनों बराबर हैं तो उदासीन प्रकृति की। COOH की संख्या ज्यादा है या COOH समूह की संख्या अगर अधिक है किसकी तुलना में? NH2 की तुलना में, तो ऐसे एमिनो अम्ल क्या कहलाते हैं? अम्लीय प्रकार के कहलाते हैं। जिसमें NH2 समूह की संख्या ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे? क्षारीय एमिनो अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना। इसी प्रकार आप आगे बात करेंगे तो एमिनो अम्ल दो प्रकार के और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, एक होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होते हैं क्या कहलाएंगे? अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। या दूसरा क्या होगा? आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, जिन्हें बाहर से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? आवश्यक एमिनो अम्ल। याद रहेगा? तो कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, अनावश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या रहेगा? कहेंगे किसे कहेंगे? वे एमिनो अम्ल जिनकी आपूर्ति या जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। संश्लेषण मतलब बनना, शरीर में जिनका निर्माण नहीं होता है, जिन्हें बाहर से लिया जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है? और वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में होता है वो कहलाते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल से संबंधित क्लियर है टॉपिक। ये ऑब्जेक्टिव जो भी बनने याद रहेगा। एमिनो करेंगे अल्फा एमिनो अम्ल के अंतर्गत या प्रोटीन के अंतर्गत एक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या बनता है? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? कौन सा प्रश्न बनता है? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? याद रखना है सभी को, याद कर लेना। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न क्या बन रहा है आपका? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? इस प्रोटीन के अंतर्गत ही बनता है। ठीक है, तो समझा देता हूं मैं आपको, या एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्फा एमिनो अम्ल में या एमिनो अम्ल में दो समूह होते हैं। क्या ज्विटर आयन किसे कहते हैं? तो याद रखना है
अल्फा एमिनो अम्ल में या एमिनो अम्ल में दो समूह होते हैं, कौन कौन से? एक होता है COOH कार्बोक्सिलिक और दूसरा कौन सा होता है? एमिनो समूह या NH2 समूह होता है। ठीक है, ये दोनों समूह अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। जब इस अल्फा एमिनो अम्ल को किसी जलीय विलयन में घोलाया जाता है तो ये COOH वाला जो समूह होता है ये अम्लीय होता है, NH2 वाला जो समूह होता है कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जब ये आप अल्फा एमिनो अम्ल को यानी कि किसको आप अल्फा एमिनो अम्ल यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड क्या है? COOH, इस अल्फा एमिनो अम्ल को या एमिनो अम्ल को आप किसी जलीय विलयन में घोलते हो तो जलीय विलयन में घोलने पर क्या होगा? ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है या जो अम्लीय समूह है ये किसको डोनेट करेगा? ये H+ आयन देता है। जल में घोलने पर या जलीय विलयन में घोलने पर क्या देगा? H+ आयन दान करता है या H+ आयन मुक्त करता है। इस H+ आयन को इसी अणु में जो दूसरा समूह है क्षारीय समूह वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, यानी क्या बनेगा? इधर देखना, यहाँ से इसने इसको रिलीज किया, H+ आयन को यहाँ से रिलीज किया तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा, लेकिन यहाँ से H+ निकला, H+ किसके पास जाएगा? NH2 के पास। और ये नाइट्रोजन है ऑलरेडी इसने 3 बंध बना रखे हैं, ये एक और बंध बना लेगा और क्या बना लेगा? NH3। जब नाइट्रोजन 4 बंध बना लेता है और यहाँ कार्बन से बंध बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH R है और यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O और क्या आ गया? माइनस आ गया। याद रखना जब नाइट्रोजन 3 बंध तो ऑलरेडी बने हुए थे, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया, कितने हो गए? 4। ऐसी कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। इसी अणु में क्या हुआ है? ये अल्फा एमिनो अम्ल ये इसी अणु में क्या हुआ है? इसी अणु में एक के ऊपर आया प्लस चार्ज, एक के ऊपर क्या आया? माइनस चार्ज। या इस अणु में क्या आ गया? द्विध्रुव आ गया। कितने ध्रुव आ गए? द्विध्रुव आ जाते हैं, इसे कहते हैं द्विध्रुव। या इसी अणु को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्विटर आयन कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए ज्विटर आयन किसे कहते हैं तो याद रखना है। ठीक है, इसी अल्फा एमिनो अम्ल या प्रोटीन के अंदर बात करेंगे किसके बारे में? पेप्टाइड बंध के बारे में। पेप्टाइड बंध के बारे में, पेप्टाइड बंध के बारे में बात करते हैं। तो पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? तो पेप्टाइड बंध के अंदर क्या होता है? जब अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल सूत्र क्या हो रहेगा? NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड क्या है? COOH। ठीक है, ये अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं। पेप्टाइड बंध की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पेप्टाइड बंध की जब बात करते हैं, याद रखना पेप्टाइड बंध के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपने दोनों लिए NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या रहेगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा? OH। ये COOH जो था इसको मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, COOH सिंगल बॉन्ड प्लस रहेगा। अब COOH अब क्या लिखेंगे? अगला एक और अणु लेंगे तो दो अणु की बात कर रहे हैं तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया NHN, दोनों NH ही है। सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या है? R सिंगल बॉन्ड क्या है? COOH। यहाँ पे अल्फा एमिनो अम्ल के दो अणु लिए गए। जब दोनों अणु आपस में जब जुड़ेंगे संघनन की प्रोसेस के द्वारा, जब दोनों अणु जुड़ते हैं तो जुड़ने के कारण क्या होगा? इसमें से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा H। क्या निकलेगा? H। और इसके अंदर से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। यानी यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है H और यहाँ से निकल रहा है OH। यानी क्या बाहर हो रहा है? H2O क्या होता है? बाहर होता है। क्या बाहर हो जाएगा? H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे? ध्यान रखना है, इसको ऐसे कैसा लिखना है? H2N सिंगल बॉन्ड क्या है? CH सिंगल बॉन्ड क्या है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। याद रखना यहाँ से क्या निकला? OH। यहाँ से क्या निकला? H। किसकी वैलेंसी कम हुई है? नाइट्रोजन की। तो ये आपका HN या NH ऐसा कैसा लिख देना, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी कम हुई है। सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या है? R और क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, अब याद रखना है जो नया बॉन्ड बना है वो कहाँ बना है? CO और किसके बीच में बना है? NH के बीच में बना है। किसके बीच में बना है? CO और किसके बीच में बना है? NH के बीच में बना है। इसी बंध को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो याद रखना पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल में COOH और NH2 दो क्रियात्मक समूह होते हैं या दो समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। इन दोनों समूह में जब 2 या 2 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? जल का अणु निकलने के पश्चात
CO कौन सा बंध बनता है, CONH बंध बनता है, और CONH के बीच में जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहा जाता है। और एक और यहाँ पे याद रखना है, जब दो या दो से अधिक पेप्टाइड बंध, जब दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, डाईपेप्टाइड कहा जाता है। जब दो अणु जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। इसी प्रकार अगर 100 से अधिक अणु जुड़ा जाता है, या इसी प्रकार अगर 5 से अधिक या 10 से अधिक अणु जब आपस में जुड़ते हैं अल्फा एमिनो अम्ल के, तब उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और यदि याद रखना है, यदि 100 से अधिक, किससे अधिक, 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रोटीन जो होता है वो किसका बहुलक होता है। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, अल्फा एमिनो से बना होता है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों का क्या है, बहुलक होता है। एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, क्या आ सकता है, प्रोटीन का एकलक कौन है, तो प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयाँ किससे बनी हुई है, अल्फा एमिनो अम्ल से, या अल्फा एमिनो अम्ल का याद रखना है। तो प्रोटीन का एकलक कौन है, तो प्रोटीन का एकलक होता है अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्लियर है। और इसके अंदर कितने अणु जुड़ेंगे, 100 अणु जुड़ेंगे, या लगभग मिनिमम कम से कम कितने रहेंगे, 100 अल्फा एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तब जाकर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है। तो आपका ये अगला जो प्रश्न है पेप्टाइड बंध वाला, ये भी क्लियर याद रखना है। पहला ज्यूटर आयन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी याद रखना है। प्रोटीन किसे कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, सब ठीक है, सभी चीजें आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इस चैप्टर से और भी प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो खास करके याद रखना है न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए बनता है, याद रखना है। कौन सा याद रखना है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। कौन सा याद रखना है, डीएनए आरएनए में अंतर याद रखना है सभी को। क्लियर है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, याद रखना है। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, याद रखना है। क्लियर है। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और इस चैप्टर से 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है और 2 नंबर क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके नंबर पूरे कवर होना चाहिए। अधिकांश संभावना पेप्टाइड बंध, ज्यूटर आयन, और इसके साथ साथ जो भी प्रश्न बन रहे हैं आपके, चलो